एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर सरकार के अहम मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता जुड़ रहे हैं, ये बताने के लिए कि वो जो अपार बहुमत लेकर सरकार बनाई, उसके 1 साल पूरा होने पर लोगों की जो उम्मीदें और आशाएं इस सरकार के साथ जुड़ी थी, वो कितना पूरी हुई हैं, कितना काम किया गया है। हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत जुड़ गई हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मैं रविशंकर प्रसाद। यूपीए सरकार में जो मंत्रालय सबसे ज्यादा विवादों में रहा, वो था टेलीकॉम मंत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार में इस मंत्रालय की जिम्मेदारी कानून का दांवपेच बखूबी जानने वाले रविशंकर प्रसाद को दी। पेशे से वकील रविशंकर प्रसाद वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। रविशंकर प्रसाद राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता रहे। रविशंकर प्रसाद का वादा है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी पारदर्शी तरीके से कराएंगे। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे। छोटे शहरों में कॉल सेंटर खोलेंगे। डाकघरों के नेटवर्क को के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए फंड मुहैया कराएंगे। और हमारे बीच मौजूद है केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद। उनका स्वागत करती हूं मैं। आइए मंत्री जी, और पोडियम पर आकर अगले 5 मिनट में हम जानना चाहेंगे कि पिछले 1 साल के दौरान क्या कुछ हासिल किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, आपके मंत्रालय ने, और अच्छे दिन आए क्या जिनका वादा किया गया था लोगों से। सभी उपस्थित मित्रों को नमस्कार और एबीपी न्यूज का अभिनंदन मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जब आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 1 साल का विश्लेषण करते हैं तो किस परिस्थिति में हमारी सरकार आई, वो ध्यान रखना जरूरी है। जिस समय हम आए थे उस समय क्या हो रहा था। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं वहां 2G घोटाला हुआ था, लाइसेंस कैंसिल हुए थे, मंत्री जेल में जा रहे थे, कुछ अफसर जेल में थे, कुछ जेल जाने की तैयारी कर रहे थे। कोयला घोटाले में पर्चियां चलती थी, चिट जाते थे, कोल ब्लॉक मिलता था, कई उस समय के रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व थे। आज मैंने कांग्रेस के एक नेता जयराम रमेश की टिप्पणी देखी है कि इस सरकार में गवर्नेंस कम है, एरोगेंस अधिक है। ये वही मंत्री हैं जिनके बारे में उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे कि वो मेरी सुनते नहीं हैं। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा था हमने देखा है। आज मैं उसी संचार विभाग का मंत्री हूं और स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ। हमने गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस किया, ईमानदार पारदर्शी तरीके से किया और 1,10,000 करोड़ का हाईएस्ट एवर स्पेक्ट्रम का ऑक्शन राशि आई है। अगर आप ईमानदारी से काम करें और लोग को यह विश्वास है कि आप ईमानदारी से काम करने की नीयत रखते हैं तो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। कोयला की बात भी आपने सुनी होगी, किस तरह से लोकेशंस हुए और 2 लाख करोड़ की राशि आई है कुछ ही कोल ब्लॉक को एलोकेट करने के बाद। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत के प्रति आशा, भारत के प्रति आस्था, भारत के प्रति विश्वास। जो पूरी दुनिया कह रही है, हिंदुस्तान कह रहा है। हमारी सरकार ने कहा था कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। आज आपने देखा होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो प्रोग्राम आए, आपके यहां चर्चा हुई होगी, पहले भी मंत्री आए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। जनधन योजना का प्रोग्राम, सिर्फ 12 रुपये साल में जीवन सुरक्षा, जीवन बीमा का प्रोग्राम। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, हिंदुस्तान में आज लगभग 97-98 करोड़ मोबाइल फोन है, लगभग 30 करोड़ इंटरनेट हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले 2 वर्षों में हम इसे 50 करोड़ ले जाएं इंटरनेट को। और जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जिसकी चर्चा आपने भी की है, तो पूरे देश को हम ब्रॉडबैंड से जोड़ने जा रहे हैं, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। उसकी चर्चा आगे मैं सवाल जवाब में करूंगा। और एक और जो मैंने फैसला किया है एक मंत्री के रूप में कि अगर हिंदुस्तान के आईटी को आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान के छोटे शहरों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और यह पॉलिसी मैंने फाइनलाइज की है। 48,000 नए सीट्स के कॉल सेंटर्स खुलेंगे,
मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, देवरिया में, गोरखपुर में, समस्तीपुर में, औरंगाबाद में, जैसलमेर में, बुलंदशहर में, औरंगाबाद में, और वहां पर नौकरी, हैंड होल्डिंग बाय गुड कंपनीज, लोकल उद्यमी, तो एक नए भारत का निर्माण होगा। बाकी आगे चर्चा होगी। मैं बीएसएनएल को सुधार रहा हूं, बाकी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। एक साल में हमें विरासत मिली, विरासत के बोझ को हटाना, आगे के रास्ते को सीधा चलना, और इस एक साल में दुनिया और देश में, अगर मैं आरंभिक टिप्पणी को कंक्लूड करूं तो एक ब्रिक्स संस्था आप जानती हैं जिसमें ब्राजील, इंडिया सभी हुआ करते थे, और दुनिया ये कहने लगी थी कि लगता है आई नीचे हो रहा है। और आज वही दुनिया टाइम मैगजीन में कहती है कि इंडिया को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनना है, नरेंद्र मोदी कब तक बनाएंगे उसे। ये हमने बदला है, पूरा देश का विश्वास बढ़ा है, पूंजी निवेश हो रहा है, महंगाई कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि मैं ये कभी नहीं दावा करूंगा अच्छे दिन पूरे आ गए, अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई है, और ये हम करके दिखाएंगे। रविशंकर प्रसाद जी ने अपना जो भाषण था वो कंक्लूड किया है। आइए सर, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपने अभी बात की, जब आप जिक्र कर रहे थे कि एक साल के दौरान विरासत का बोझ था जिसे हमने दूर किया, एक साल के दौरान उपलब्धियां भी आपने बताई, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष आप पर लगातार यह हमला कर रहा है कि आप प्रो कॉर्पोरेट हैं, आप अमीरों की सरकार है, आप गरीबों की सरकार नहीं है। राहुल गांधी 10 साल से कुछ बोलते नहीं थे। सर, राहुल गांधी 10 साल से कुछ बोलते नहीं थे, तो कुछ तो उनको बोलने का अवसर मिलना चाहिए। इतने लंबे विदेश में इंट्रोस्पेक्शन करके लौटे हैं तो और मिलने का अवसर मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूंगा, आपने और सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने जो 10 साल से जो मेस खराब किया था उसको हम ठीक कर रहे हैं ना। तो जो आपने छोड़ी विरासत उसी को हम ठीक तो फिर वो तो बहुत समय में सही होगा। क्या वो 1 साल में या 2 साल में ठीक होगा? 5 साल बाद ऐसा तो नहीं सुनने को मिलेगा कि विरासत का बोझ था। नहीं, काफी कुछ ठीक कर दिया है हमने। ये तो नहीं कहा कि हमने अपना काम नहीं किया, लेकिन वो जो एक बात करते हैं, तो बाकी मैंने गरीबों की क्या योजनाएं रखी वो तो हमने कहा ही है, लेकिन हमारे यहां स्कैम नहीं होते, हमारे यहां स्कैंडल नहीं होते, हमारे यहां बड़ी बड़ी कंपनियां कोयला ब्लॉक लेने के लिए चिट लिख करके उनके मंत्रियों से नहीं मिलती हैं। और ये हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे 1 साल की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार की बात नहीं आई है। पूरी ईमानदारी से हम काम करते हैं। लेकिन सर, अमीरों की सरकार होने का आरोप इसलिए लग रहा है, जमीन बिल का मुद्दा, आपने भी स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात की, उसको लेकर भी ये हुआ कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन में सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, एक बड़ी नीलामी हुई, आपको एक बड़ी कमाई हुई सरकार को, लेकिन वो फिर आखिरकार फोन बिल में रिफ्लेक्ट करेगा, गरीब आदमी का जो फोन बिल है उसमें वो जाएगा। तो फिर ये इसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि आप प्रो कॉर्पोरेट हैं। देखिए, अगर उनके समय में ईमानदारी से काम नहीं होता तो उसके कारण अगर उनको हमसे खींच है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं राहुल गांधी के बारे में कई बार कहा कि थोड़ा होमवर्क करना सीखें। अब आपने 2 विषय मिला दिया। हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मार्केट है कि अभी आपने एक बहुत हिंदुस्तान की बड़ी टेलीफोन कंपनी का रेवेन्यू का रिजल्ट देखा है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में उनका डाटा सर्विसेज आज दुनिया में सबसे अधिक हो गया है। हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मार्केट है कि कभी भी सब प्लेयर्स के लिए जगह होगी और कंपटीशन होगा। मेरा काम है फेयर कंपटीशन करना। अभी देखिए 4G की बात है तो रिलायंस का भी आ रहा है 4G, और मित्तल साहब का एयरटेल का भी आ रहा है। लेकिन मूडीज का जो अभी का इशू है उसमें कहा गया है कि ऐसा होगा कि आपके फोन बिल में ये आएगा, गरीब आदमी का फोन बिल कुछ महंगा होगा। अब ऐसा है कि मूडीज के लोग तो ये बात बहुत दिन से कहते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हिंदुस्तान का टेलीफोन बिल दुनिया के देशों के टेलीफोन बिल में नीचे से चौथा है, लोएस्ट में। आपने एक बात की लैंड एक्विजिशन की, कि आपने सवाल उठाया तो मुझे जवाब देना चाहिए। देखिए, अगर विकास चाहिए तो जमीन तो लेनी पड़ेगी, लेकिन क्या कहा है सरकार ने, अगर आपको सिंचाई चाहिए, आपको नहर बनानी है, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनानी है, अगर आपको इंडस्ट्री लाना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाना है, मोदी जी ने मन की बात में स्पष्ट किया कि किसी भी कॉरपोरेट के लिए नए कानून में जमीन ली जाएगी, कम से कम जमीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि बंजर जमीन को सबसे पहले प्रेफर करेंगे।
और तो आपको मालूम है कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहना शुरू किए थे कि इस पुराने कानून में जमीन नहीं मिल सकती है। लेकिन इससे जुड़े बहुत सवाल होंगे हमारे जो यहाँ मेहमान बैठे हैं उनके मन में कि अमीरों की सरकार जो बार बार कहा जा रहा है, जमीन बिल को लेकर भी अमन के पास सवाल है। जी अमीरों की सरकार राहुल गांधी के दिमाग में है। राहुल गांधी कह रहे हैं झूठा आरोप, जनता के दिमाग में नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर दूं। सिद्धार्थ मिश्रा है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। रवि जी, अभी आपने बातचीत के दरमियान कहा कि गरीब व्यक्तियों का फोन बिल, तो फोन तो आ गए, टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारा विकास होगा, लेकिन गरीब तो गरीब ही रह गया, गरीब व्यक्तियों का फोन बिल। तो सवाल ये उठता है कि आपका डेवलपमेंट मॉडल कितना इंक्लूसिव है? देखिए, मैं आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हम डिजिटल डिवाइड को पाटने की बात करते हैं, डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स। और मिश्रा जी, आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आज इस देश का पंचर बनाने वाला अपने स्मार्टफोन से अपने कस्टमर के पास पहुंच रहा है। इस देश के सुदूर इलाके में एक छोटा पंसारी अपने व्हाट्सएप पर माल भेज रहा है और अपने पैसे को रिसीव कर रहा है। मैं इस देश का पोस्टल का मंत्री हूं। ई कॉमर्स जितना इस देश में बढ़ रहा है, अगले साल 70,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा और हमारे पोस्टल नेटवर्क के माध्यम से 500 करोड़ रुपए कमाए गए हैं सिर्फ पिछले 8-10 महीने में। किस पर? कैश ऑन डिलीवरी पर। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए उपकरणों का प्रयोग गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए हो रहा है। इसमें और सुधार की गुंजाइश है, हम उसमें लगे हुए हैं। लेकिन रविशंकर, जब आप कह रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं, गरीब आदमी जुड़ रहा है, आपने टायर 2 सिटीज की बात की कि वो कैसे जुड़ेंगे, ई कॉमर्स कैसे बढ़ रहा है, नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा जो है वो बहुत जोर शोर से उठा और उसमें सीधा उसको लेकर भी यही आरोप लगा कि प्रो कॉर्पोरेट है नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे को लेकर। नहीं, ऐसा है कि फिर कहता हूं कि उनको जो चिट लिख कर दी जाती है वो बोल देते हैं ना, तो इसलिए मैंने जवाब उत्तर दिया था उनका। और चूंकि आपने संसद में भी उठा था, चूंकि आपने कहा है इसलिए आपको यही मैं पूछना, देश के कई वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, किस मंत्री के दबाव में कितने पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर बैन लगता था, मुझे बताने की जरूरत है क्या? आजकल कुछ होता है क्या? देखिए, नेट न्यूट्रलिटी के मामले में हमने बहुत स्पष्ट किया है। हमारी सरकार इंटरनेट की आजादी और इंटरनेट के नॉन डिस्क्रिमिनेटरी उपलब्धता के बारे में समर्पित है। ये हमने संसद के बाहर कहा है, संसद के अंदर कहा है और आज आपके भी फोरम से कहना चाहता हूं। और हमने और भी कहा है कि इंटरनेट मानवीय मस्तिष्क की एक सबसे बड़ी खोज है। फिर ट्राई के रिकमेंडेशंस क्यों? देखिए, आप एक बात समझिए, ट्राई को कानून के अंतर्गत ही अधिकार है। ट्राई चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने विभाग की भी कमेटी बनाई है, लेकिन निर्णय करने का अधिकार मेरा है मंत्री के रूप में और कैबिनेट का है। और आपका निर्णय पहले से तय है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने उसके फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, क्योंकि इसके कई अदर आपके इसके शेड्स हैं। इन ये नेट न्यूट्रलिटी की सीमा क्या होगी, क्या इसके लिए आपको कोई लीगल आर्किटेक्चर चाहिए, क्या कोई टेक्निकल आर्किटेक्चर चाहिए, इन सभी चीजों का विचार करना पड़ेगा। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल स्पष्ट हैं नेट न्यूट्रलिटी को लेकर, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, तो इफ्स एंड बट्स हैं? ये मैंने नहीं कहा, मैंने शेड्स की बात किया। शेड्स हैं? शेड्स इफ्स एंड बट्स नहीं होता है, शेड्स हैं। तो जैसे बताऊं आपको, आपने पूछ लिया तो अच्छा, मैं इसके आपको समाधान करना चाहता हूं। दुनिया में 3 प्रकार के देश हैं। एक जहां कानून है, ब्राजील है, चिली है, अमेरिका है, यूरोपियन कमीशन मल कर रहा है। ऐसे देश हैं जहां सॉफ्ट कानून है, और तीसरा ऐसा देश है जहां कोई कानून नहीं है। तो ये सारी मैंने अध्ययन करके रिपोर्ट मेरे सामने आएगी। मैंने एक बात कही थी संसद में, आपके सामने कहता हूं अपने कानूनी अनुभव का लाभ लेकर, अगर हम नेट न्यूट्रलिटी के बारे में गाइडलाइन बनाते हैं, उस गाइडलाइन को, ये मेरा बिल्कुल हाइपोथेटिकल विचार है, कोई कंक्लूसिव नहीं है, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर हम उस पूरे गाइडलाइन को लाइसेंसिंग कंडीशन का पार्ट बना देते हैं, तो ये सारे विकल्प हैं, तो रिपोर्ट आने दीजिए, निर्णय हम करेंगे। सवाल भी हैं इससे जुड़े हुए हमारे साथ विराग गुप्ता हैं, एडवोकेट हैं। ये आपको बता दें, इंटरनेट कंपनीज के भारत में व्यापार पर टैक्स लगाने को लेकर कोर्ट में ये बहस कर रहे हैं। विराग जी, आपका सवाल। नेट न्यूट्रलिटी पर और 2 महीने बाद जब फेसबुक के मालिक मार्क जकर यहाँ पर आए, और उस समय प्रधानमंत्री जी देश के किसी भी संपादक से नहीं मिले, पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और internet.org में भाजपा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों की भी उसमें शिरकत थी, वहीं से ये कंप्रोमाइज हुई।
इंटरनेट फ्री है, बट इंटरनेट के पीछे जो व्यापार है उस पे सारे प्रकार के टैक्स लगने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। यही ट्राई की मेन रिकमेंडेशन है। जो OTTs हैं, पिछली बार ABP में बहस में आपने बोला कि इन सारी कंपनीज के बैक ऑफिस भारत में हैं, पर इन पर आप टैक्स क्यों नहीं वसूल रहे, सर्विस टैक्स क्यों नहीं वसूल रहे, इनकम टैक्स क्यों नहीं वसूल रहे? फेसबुक अकेले 1200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर रहा है, और इसके बारे में जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और उसमें जो लाखों करोड़ों रुपए का जो टैक्स है ये विदेश में जा रहा है, और नए जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मार्क जकरबर्ग से मैं भी मिला था। मिलने में क्या परेशानी है? और अपनी बात बहुत खुलकर कहते हैं। यही बात मोदी जी ने भी कही। आज अगर अपनी सरकार की ओर से सदन के अंदर और सदन के बाहर नेट न्यूट्रलिटी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो मैं सरकार की बात कर रहा हूं। देखिए, आपने एक बात कही है, उसके कई अंग हैं। इस देश में बहुत से लोग जो व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड में, उनका एक विचार है, मत नियंत्रित करिए। जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो कहती है नियंत्रित करिए। इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है, ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मंत्री के रूप में मेरे पास सबके विचार आते हैं और मुझे वो निर्णय करना है जो देश हित में है, जो भारत के विकास के हित में है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कही कि इन कंपनियों पर टैक्स नहीं लगता है, कई मामलों में लगता है, ऐसी बात नहीं है। और अगर कुछ लगाने की गुंजाइश है तो हम बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन उसके बिना पर आपने एक केस किया है और आप ये निष्कर्ष निकाल दें कि हमारी सरकार उनसे प्रभावित है, ये उचित नहीं है। ये बात मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा। NASSCOM की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इन सारे कंपनियों के सामने कहा था कि हम चाहते हैं हिंदुस्तान में गूगल बने, हिंदुस्तान में फेसबुक आए, इंडियन कंपनीज आए, ये हम प्रमोट कर रहे हैं। और आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत से सिलिकॉन वैली से एक हिंदुस्तानी उद्यमी आए हैं और बड़े बड़ा इनोवेशन कर रहे हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड बनाया है, हम मदद कर रहे हैं। इसी बात है। अमन, आपके पास इससे जुड़ा सवाल है सर? जी, हमारे साथ एक शख्स है, वो सवाल पूछना चाहेंगे। जी, आपका अपना नाम बता दीजिए और सवाल पूछ लीजिए। रवि जी, रजनीश जिंदल हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपने अभी कहा कि देश के पंचर बनाने वाला, देश का छोटा पंसारी भी आज बड़ी मार्केट से जुड़ रहा है। इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये 40% डिस्काउंट देकर रिटेल कस्टमर को रिटेल दुकानदार को उसका बिजनेस खत्म कर रही हैं। क्या इस तरफ भी सरकार की चिंता है? देखिए, बिल्कुल चिंता है, रिटेल का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन मेरी पहली चिंता इस देश के लोगों के लिए है। क्या एक गांव में बैठे हुए गरीब आदमी को अपने स्मार्टफोन से एक अच्छी चीज खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और अगर स्वस्थ कंपटीशन हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपने जो एक बात कही रिटेल के राइट्स के बारे में, हिंदुस्तान बहुत तेजी से बदल रहा है और जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जो ब्रॉडबैंड की बात, थोड़ा मैं आपको 1 मिनट समय लेकर के इसको समझाऊंगा। इस देश में ब्रॉडबैंड कल्चर को लाना बहुत जरूरी है। मैं गया था मिलने के लिए चंद्रबाबू नायडू से। हमने उनसे कहा कि क्या आप अपने आप बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव करेंगे कि जैसे आप सीवर के लिए, रेन वाटर के लिए, बिजली के लिए प्रोविजन रखते हैं, ब्रॉडबैंड के लिए करेंगे? उन्होंने उसको अमेंड कर दिया और मुझे भेजा। आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहा हूं। दुनिया की कई स्टडीज ये बताती है कि जिस देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन अधिक होता है उसका जीडीपी पे असर पड़ता है। तो रिटेल के लोगों को भी इस तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ई कॉमर्स के लोगों को भी करना पड़ेगा। अब गरीब की, गांव की बात हो रही है और ई कॉमर्स से कैसे वो जुड़ रहे हैं इसकी बात हो रही है, तो लोगों से एक ये भी वादा किया गया था कि 15 लाख उनके अकाउंट में आएंगे, तो 15 लाख अकाउंट में कब आएंगे? देखिए, आपका सवाल काले धन के बारे में है। मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। एक तो G20 में ये विषय उठाया गया, SIT हमने कॉन्स्टिट्यूट किया, वहां रिपोर्ट अपनी गई है। SIT की अनुशंसा और देश के हित के अनुसार जो HSBC के 627 अकाउंट होल्डर की बात आई थी, इसमें 201, जहां तक मेरी जानकारी है, NRI निकले, बोनाफाइड अकाउंट होल्डर, और शेष 426 के खिलाफ बाकायदे टैक्स की कार्रवाई की गई है। कुछ केस में प्रोसिक्यूशन किया गया है। अभी जो कानून 2 पारित हुए, इंपॉर्टेंट कानून, इनकम टैक्स में बदलाव किया गया है कि आप जमा करिए तो आप पर 100% पेनल्टी लगेगी, और सरकार खुद मालूम करेगी तो 300% पेनल्टी लगेगी, आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा। और 2 चीज जो मुझे यहां बताना बहुत जरूरी है कि SIT की रिकमेंडेशन थी कि ये जो मैनिपुलेशन होता है इनवॉइसिंग में,
कि 100 रुपए का सामान मंगाया और 1000 रुपए का इनवॉइसिंग किया, तो उसके लिए कस्टम एक्ट में बदलाव किया। लेकिन जो कहा जा रहा था चुनाव जब हुआ कि इतना काला धन है ये देश में वापस आएगा, क्या उतना काला धन वापस आएगा या वो सिर्फ एक चुनावी जुमला? आपको मैं बिल्कुल जुमला नहीं था, मेरा स्पष्ट ये सब आप काम कर रहे हैं वो सब पब्लिक डोमेन में, लेकिन क्या उतनी बड़ी संख्या में काला धन है और वो आएगा? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, कितना काला धन है ये मैं आज तो कहना मेरे लिए संभव नहीं है। उसमें भी मेरी आशंका है कि जब ये विषय उठा तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की शिथिलता दिखाई तो काफी लोगों ने विड्रॉ भी किया होगा। लेकिन आज G20 इस पर एग्रीएबल है। अब इस स्विट्जरलैंड की टीम आई थी 3 दिन पहले, वो काफी एग्रीएबल है। तो एक बदला हुआ माहौल है, कोऑपरेशन है, प्रोसिक्यूशन है। हमने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव किया है। मैं चाहता हूं बता दूं आपको कि अगर आपके पास विदेश में संपत्ति है और हिंदुस्तान में है तो आपके हम हिंदुस्तान की संपत्ति को भी जब्त कर सकते हैं। इससे जुड़ा सवाल भी है अमन के पास। जी अमन। जी सुमेरा, लगातार सोशल मीडिया पर भी रविशंकर जी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं, कई सारे सवाल हैं। उन्हीं में से एक सवाल अंजनी शाही का है। उनका सवाल आपसे है कि वो मान रहे हैं कि सरकार वास्तव में अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में फिर भी विपक्ष कामयाब क्यों हो रहा है? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी आपके खिलाफ माहौल क्यों बनाने में विपक्ष कामयाब हो रहा है? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से एक बार उनको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझसे पूछा। हम देश जीते, हम महाराष्ट्र जीते, हम हरियाणा जीते, हम झारखंड जीते, कश्मीर में सरकार बनाई, दिल्ली हम हार गए, स्वीकारते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के सारे कॉर्पोरेशन को जीत गए, नगर निगम और बाकी म्युनिसिपल बॉडीज को, आसाम में जीते। तो वो कोशिश कर रहे हैं, जनता सुनती नहीं। लोकतंत्र में तो उनको कोशिश करने का अधिकार है। और मैं तो अपने विपक्ष को, कांग्रेस को एक ही बात कहता हूं कि 44 वो हो गए हैं, इतने नीचे आ गए, कभी उनको ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि इतने नीचे आए कैसे। आपने चुनाव की बात की तो बिहार की भी बात करते हैं। बिहार के चुनाव में क्या होगा? आपका कौन चेहरा होगा? चेहरा होगा भी या नहीं? देखिए, चेहरा होगा या नहीं होगा ये पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, आप जानती हैं। कई जगह हम चेहरे लेकर के गए, कई जगह नहीं गए। हरियाणा में नहीं गए, झारखंड में नहीं गए, महाराष्ट्र में नहीं गए, दिल्ली में गए। तो ये तो विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इतना मैं अवश्य कहूंगा, बिहार के चुनाव के नतीजे, बिहार के लोग बदलाव के कगार पर खड़े हुए हैं और कुछ हारे हुए, थके हुए हमारे मित्र जो समझते हैं कि मर्जर कर करके मैं वो बिना विलय के भी आपके लिए क्या बड़ी चुनौती है? वो अभी भी देखिए, बिना विलय के भी चुनौती तो है। चुनाव में हमें जाना पड़ेगा और मैं अपने प्रदेश को जानता हूं, मैं बिहार से आता हूं। बिहार के नौजवान बदलाव के लिए कायल हैं और ये भी वो देखना चाहेंगे कि लालू प्रसाद जी के कंधों पर नीतीश कुमार जी कैसा गुड गवर्नेंस देंगे, ये भी वो देखना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की टक्कर का एक नेता आपके पास बिहार में है, चेहरा आप किसका रखेंगे? क्योंकि आप चेहरे लेकर भी गए बहुत सारी जगह। बिहार में तो आपके पास बहुत नेता हैं, बहुत चेहरे हैं। देखिए, आपको पहले बताया ना कि इस सवाल का जवाब मुझसे जितनी बार पूछेंगे मेरा उत्तर यही होगा, क्योंकि ये मैं बोल कर करके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकारों का अतिक्रमण करूंगा। हाँ, हमारे एक से एक अच्छे कार्यकर्ता है। नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस का संबल थी भाजपा, स्थायित्व की गारंटी थी भाजपा। आज आप देख लीजिए कि क्या स्थिति हो रही है बिहार की, मेरे प्रदेश की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अमन के पास बिल्कुल, सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री आपसे सवाल पूछना चाहते हैं सर। रविशंकर जी, बिहार पर ही मैं सवाल पूछूंगा। बिहार में आपकी जो रणनीति है उसमें जीतन राम मांझी और पप्पू यादव कहाँ फिट होते हैं? उनको अपने साथ लेके लड़ेंगे, उनको अलग करके लड़ेंगे, भाजपा में शामिल करके लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखिए, पप्पू जी के बारे में तो कोई विचार नहीं है। जहां तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि मैं चुनाव के बाद विचार करूंगा। उनकी पब्लिक स्टेटमेंट उनका है। अब बाकी आगे रणनीति की बात है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जीतन राम मांझी जी के साथ जो सलूक किया गया उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद, वो उचित नहीं था। आपने बात की पप्पू की, तो मैं उसको दूसरे संदर्भ में कहना चाहूंगा कि आप किसी को मुख्यमंत्री बनाइए और आप कहें कि हमेशा वो पप्पू रहे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। पीड़ा यहीं से आई, ये बहुत आवश्यक है। और जीतन राम मांझी जी के साथ जो किया गया, अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, कहा गया कि उन्होंने अच्छा गवर्न नहीं किया, इसलिए हटाया। मैं आपके सामने 2-3 बातें कहना चाहता हूं। 27 अक्टूबर 2013 को जब 8-10 लाख की रैली थी नरेंद्र मोदी की बिहार में, तो बम चल रहे थे, 80 लोग घायल हुए, 7-8 मरे थे और हम लोग ईश्वर की कृपा से जिंदा हैं, मंच पर हम लोग भी थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे?
नीतीश कुमार थे ना। गुड गवर्नेंस कहाँ गया था? आज तक कार्रवाई हुई है क्या? ऐसी कई घटनाएं हैं। तो अब ये नीतीश जी है, उनको क्यों बनाया, क्यों हटाया, लेकिन जो कारण दिया गया वो ना बिहार की जनता समझी, ना स्वयं मांझी जी इसको एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन वो जब तक आपके साथ थे गुड गवर्नेंस थी, आपके साथ नहीं है तो बैड गवर्नेंस। ये तो हमने नहीं कहा, आप तय करिए। ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप सर्वे करती है ना, सर्वे कराइए। आप फील्ड में जाती है, जाइए फील्ड में। नहीं तो गुड गवर्नेंस तब तक ही थी, उसके बाद खत्म हो गई। देखिए आप एक बात समझिए, देश की राजनीति बदल गई है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद से अलग हुए, यहां कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं जो पूरे इतिहास को जानते हैं। चारा घोटाले में लालू को जेल भिजवाने में हमारी कुछ भूमिका रही है, आपको मालूम है ना। अलकतरा घोटाले में भी वहां से नीतीश कुमार हम लोग के साथ आए, लालू से अलग हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में साथ रहे, बाकी समय हमारे साथ रहे 7-8 साल। एकाएक कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुझे इतना गुस्सा है, उनको मैं आने नहीं दूंगा। और साहब एकाएक जब 40 में हम जीतते हैं 31, नीतीश कुमार जीतते हैं 2, लालू जी 4, तो लालू जी के साथ खड़े हो गए। तो ये 17 साल का जो आपका चला है लालू जी का विरोध, तो बिहार की जनता क्या स्वीकार कर लेगी क्या? इसको समझना बहुत जरूरी है। बिहार पर एक और सवाल अमन के पास। जी जी, बिहार से आगे भी नहीं बढ़ेंगे क्या? बट बिहार पे लोग आपसे सवाल पूछना विनोद चाहते हैं। शर्मा है, सीनियर जर्नलिस्ट। विनोद जी, बिहार पे नहीं है सवाल। एक तो तो वो सीनियर ही नहीं, सुपर सीनियर जर्नलिस्ट है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा रवि जी, एक संजीदा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने अभी आंकड़े गिनवाए कि कितने करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं इस देश में, कितने करोड़ टेलीफोन सेलफोन यूजर्स हैं इस देश में। तो इससे प्रत्यक्ष है कि भारत एक बहुत बड़ी और शायद चीन के बाद नंबर 2 की टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, डाटा सर्विसेज के लिए एक बड़ी मार्केट है। चीन ने गूगल को बाहर निकालकर अपने सर्च इंजन्स, अपने इंफॉर्मेशन हाईवेज क्रिएट किए। ये उसकी वो अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का सिंबल है कि वो अपने इंफॉर्मेशन हाईवेज क्रिएट करना चाहते हैं और अमेरिका और उसके अलाइज के इंफॉर्मेशन हाईवेज पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ी शक्ति, उभरती हुई शक्ति मानते हैं। भारत में क्या ऐसी कोई पहल होगी, आपके कार्यकाल के दौरान होगी या आने वाले वक्तों में होगी? आपने शुद्ध हिंदी में मुझसे संजीदा सवाल पूछा, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं आपका। देखिए, जहां तक सवाल उठता है कि ये एक बड़ा सवाल है। चाइना एक क्लोज सोसाइटी है। चाइना में इंटरनेट की आजादी नहीं है, चाइना में बोलने की आजादी नहीं है। हम क्या उसको ऐसे ही अप्लाई करें? मैं तो इंटरनेट की आजादी का पूरा समर्थक हूं। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री स्वयं, हमारा भी एम्बिशन है कि यहां पर बनना चाहिए उनका पूरा जो सिस्टम है। गूगल, इंडियन गूगल बनना चाहिए, हमारी तो एम्बिशन है। इंडियन फेसबुक बनना चाहिए। और विनोद जी, मुझे आपको और यहां बैठे लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगले महीने मैं स्वयं जा रहा हूं सिलिकॉन वैली। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान हिंदुस्तान आ रहे हैं, स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, और हमने उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड बनाया है। तो ये हमारा मार्ग जरूर है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहां तक गूगल का सवाल है, वो बड़ी संख्या में वो हिंदी में आ रहे हैं अपने कार्यक्रम को लेकर करके। तो इसलिए जहां तक हमारे सर्वर्स हिंदुस्तान में आए, ये हमारा एक कमिटमेंट है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन चाइनीज मॉडल को हम लॉक स्टॉक बैरल नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक क्लोज सोसाइटी है और हम एक खुला समाज है। राहुल देव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल देव। नमस्कार रवि जी, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ रहा हूँ। विनोद ने बहुत अच्छा, और वो सचमुच बड़ा सवाल था। आपने कहा कि 50 करोड़ ब्रॉडबैंड आप कर देंगे, 90 करोड़ के आसपास मोबाइल फोन हो गए हैं, तो सबसे बड़े मंच आपके पास मौजूद हैं संवाद के और संप्रेषण के। लेकिन भारत में अब भी, उस भारत में जिसमें 5% से ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं जानते ठीक से, जो 95% भारत अपनी भाषाएं बोलता है, उन्हीं में जीता है, उन्हीं में धंधा भी करता है, उस भारत में इंटरनेट और ये सारा जो नया मीडिया है, ये सिर्फ अंग्रेजी में बोलता है, या ये 99% अंग्रेजी में बोलता है। तो उस 95% भारत की जो अकूत
उसकी संभावनाएं हैं, जो उसकी ताकत है, जो सामर्थ्य है, वो अपनी भाषाओं से प्रकट हो, इसके लिए आपका मंत्रालय या ये जो इंटरनेट है, ये कब वाहक उसका बनेगा? बहुत ही आपने गंभीर सवाल पूछा राहुल जी, नमस्कार। देखिए, 22 भारतीय भाषाओं में इंडियन फॉन्ट अवेलेबल हों, इसकी कार्रवाई चल रही है, आपकी जानकारी के लिए। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह हिंदी चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के गांव में पहुंचता जाता है, आप भी जानते हैं। अगर आपको सही में जाना है तो हिंदी के अखबार पढ़िए या हिंदी न्यूज चैनल देखिए या रीजनल अखबार पढ़िए। उसी प्रकार से इंटरनेट कंपनियां भी इस बात को समझती हैं कि अगर हमें नीचे तक जाना है तो भारतीय भाषाओं में जाना पड़ेगा। तो आजकल एसएमएस हिंदी में काफी आ रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, स्थानीय भाषाओं में उसकी कोशिश हो रही है। तो मैं इसमें लगा हुआ हूं और आपकी जानकारी बड़ी इसको प्रोत्साहन की नीति अभी तक नहीं रही। आपकी जानकारी के लिए एनआईसी की ओर से मैं स्वयं ऐसे बहुत से कार्यक्रम चला रहा हूं। मैं विस्तृत जानकारी आपको भेज दूंगा, मैं इसको मॉनिटर भी करता हूं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे एक बात से एग्री नहीं करता हूं कि एक छोटे मुफस्सिल शहर में बैठा हुआ व्यक्ति या गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अंग्रेजी के मैसेज को नहीं समझ पाता है। मैं आपको बताऊं, रेलवे की 40% टिकटिंग ई टिकटिंग है और गांव से बहुत आती है, मैं उसको मॉनिटर करता हूं। एयरलाइंस की 60% टिकटिंग ई टिकटिंग है। और हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया था माई गव, देश जनता से विचार मांगा था गंगा के लिए, वातावरण के लिए, विकास के लिए। एक हफ्ते में 7 लाख लोगों ने मैसेज किया। आज भी लोग उसमें कई गांव से लोग आते हैं। तो देश बदल रहा है, हमें इस बदलते हुए हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। वो आईटी को भी समझता है, भाषा को भी समझता है और भविष्य को भी समझता है। छोटे शहरों से जुड़ा एक सवाल है अमन के पास जी ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर सर लगातार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। धनंजय कुमार हैं, उनका सवाल है कि छोटे शहरों में कब हम देख पाएंगे आईटी एस्टेब्लिशमेंट, रांची, पटना जैसे छोटे शहरों में आईटी एस्टेब्लिशमेंट हम कब देख पाएंगे? जो हमारे उस मित्र ने सवाल किया है उसकी चिंता मेरे दिमाग में थी और मैंने जो छोटे शहरों में मुफस्सिल में बीपीओ कॉल सेंटर की बात की, मैं बेंगलोर गया था मंत्री बनने के बाद और वहां पर बिहार, यूपी और एमपी के बहुत बच्चे मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा, रवि जी कुछ हम लोग की तरफ करिए ना आप। तो ये छोटे शहरों में कॉल सेंटर की योजना वहीं से आई है। रांची, पटना तो कैपिटल नहीं, मेरी इच्छा है बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जो मैंने बताया आरंभ में। और मैंने 48,000 जो सीट्स अलॉट किया है वो राज्यों को उनके पॉपुलेशन के अनुसार बटेंगे। यूपी में 8,000 सीट, बिहार में 4,400 सीट, ऐसे बांटा है और एक अच्छी कंपनी हैंड होल्डिंग करेगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में इनके लिए डेटा उपलब्ध है हिंदुस्तान में, इंदिरा आवास का, मनरेगा का, प्राइवेट कंपनियों का, ई कॉमर्स का। मेरे ख्याल में ये जब सेंटर्स खुलेंगे तो देश में काफी बदलाव आएगा। रविशंकर जी, एक और सवाल। जी हाँ, साध्वी जया भारती आपसे सवाल करना चाहते हैं। जो डिजिटल इंडिया का जो विजन था, जो लोकसभा चुनाव के टाइम पे, तो सबसे ज्यादा जो आशा बंधी है और अभी तक वो आशा बनी हुई है सरकार से, वो युवाओं की है। लेकिन इसमें एक इंटरनेट बैरियर इंडेक्स है, जो अभी मैकेंजी ने और फेसबुक ने एक रिपोर्ट भी निकली है, जिसमें कहा गया है कि जो 9 देश थे उनमें से जो सर्वे हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो जो एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट की, वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। सिर्फ 40% वो रिपोर्ट कहती है कि 40% एक्सेसिबिलिटी है। तो जो युवा रिमोट एरियाज में है या जो थोड़े से छोटे शहरों में, जो आपने बताया है, तो ये जो बैरियर है इंटरनेट एक्सेस का बैरियर जो है, तो इसको थोड़ा कम करने के लिए आने वाले सालों में सरकार से युवा क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, 2-3 बातें। पहली बात, इंटरनेट की उपलब्धता बढ़े, 30 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो। दूसरा है इंटरनेट की क्वालिटी बढ़े, इसलिए ब्रॉडबैंड जरूरी है, जो मैंने बताया आपको। इस देश में 10 लाख किलोमीटर ब्रॉडबैंड 30 साल में आए, हम 7 लाख किलोमीटर 3 साल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें राज्यों के साथ हम काम कर रहे हैं। मैंने 29 तारीख को मीटिंग बुलाई है सारे राज्य के आईटी मिनिस्टर्स की, उसमें बात करेंगे। मैं बीएसएनएल को सुधार रहा हूं, वो 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में था 2004 में जब हम लोग की सरकार गई थी, वो 8,000 करोड़ के लॉस में है, उसे सुधार रहा हूं। प्राइवेट कंपनियों को कहा है, और देखिए प्राइवेट कंपनी हो या कोई भी हो, उनको ये समझना पड़ेगा उनकी सर्विसेज अच्छी होगी तो लोग स्वीकार भी करेंगे। तो हमारी उनसे बातचीत होती है, तो सब मिलकर काम कर रहे हैं और इसको ठीक करेंगे। एक और सवाल शायद जी। जीएस ओबरॉय हैं, एडवोकेट हैं। जीएस जी नमस्कार रवि जी। रवि जी, आपकी स्टेटमेंट आई थी लगभग 2 महीने पहले
कि cable operator can be a good conduit to provide broadband facilities in a faster way in rural or semi-urban areas. तो आप उसके लिए कोई केबल ऑपरेटर के लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि केबल ऑपरेटर अपने आप से लगा ले ये तो अभी दिख नहीं रहा है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस, कोई CGTS में, MSME में कोई प्रोविजन कर रहे हैं आप? देखिए, जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देश का इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था, तो मैंने केबल वालों के मिस्टरी झील को देखा है। और हिंदुस्तान में अगर घर घर टीवी पहुंचाया है तो उसमें केबल वालों की बहुत बड़ी भूमिका है। वहां डिजिटाइजेशन हो, ये मैंने कोशिश की थी, अब वो हो रहा है, अच्छी बात है। हमने उनसे बातचीत किया था, हमारे पदाधिकारियों ने, और कई केबल कंपनियां इस बात का मानस रखती हैं कि थोड़ा टेक्नोलॉजी को ट्वीक कर करके वो ब्रॉडबैंड दे सकती हैं। तो मैंने कहा इसमें कोशिश करो। और आपकी जानकारी के लिए ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइम लेंडिंग होती है, इसलिए बैंक की लेंडिंग में दिक्कत नहीं होगी। रविशंकर जी, इतना काम किया है और आप अभी बता रहे हैं बहुत कुछ जो आपकी मंत्रालय ने भी किया है, फिर क्यों क्या ये बता नहीं पा रहे हैं आप लोगों को? क्यों फिर बार बार सूट बूट की सरकार, प्रो कॉर्पोरेट सरकार, अमीरों की सरकार, ये बार बार क्यों फिर आपकी सरकार के लिए कहा जा रहा है और वही सुनाई दे रहा है? देखिए, जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं। अभी देखिए, उनपे फेसबुक पर और ट्विटर पे सवाल आ रहे हैं। उन्होंने भी ये पूछा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, फिर लोगों को क्यों नहीं बता पा रहे? आप तो मुझे बोलने दीजिए। तो लोग समझ रहे हैं, लोगों का विश्वास है। हमारी सरकार न सूट बूट की सरकार है, न सूटकेस की सरकार है। हमारी सरकार सूझबूझ की सरकार है। अब बाकी कोई सूट, और मैं तो एक और बात कहता हूं, ये सूट बूट पर इतना बवेला क्यों है भाई? क्या आम आदमी सूट बूट नहीं पहन सकता क्या? यहां इतने लोग सूट बूट पहने हुए हैं, तो क्या सब लोग अमीर लोग हैं क्या? ये कौन सी बात कही जा रही है? क्या यही तो सवाल है कि क्या डिपेंड नहीं कर पा रहे आप? नहीं, क्षमा करिए, कुछ नहीं। राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं वो कुछ भी बोलेंगे, आप दिखाएंगी, और जनता उसको कौतूहल से देख कर करके 1 घंटे में समाप्त कर देती है। तो हम भी अपना एक बार जवाब दे देते हैं, उसको आगे आप लोग बढ़ाती हैं। आप बढ़ाइए, मीडिया आजाद है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अमन के पास सवाल है, इससे जुड़ा। जी हाँ, एम्बेसडर अचल मल्होत्रा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार जो स्मार्ट सिटीज की बात कर रही है, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, देश के कोने कोने को इंटरनेट और ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज अगर जमीनी हकीकत को देखें तो दिल्ली जैसे शहर में हर दूसरी कॉल ड्रॉप होती है, और इंटरनेट एक्सेस के लिए मेरे ख्याल से यहाँ हर कोई सहमत होगा कितनी दुविधा होती है। और मोबाइल टेलीफोन का जो सिग्नल लेने के लिए हमें घर का एक कोना ढूंढना पड़ता है कि जहाँ खड़े हो जाएं, स्टैंड स्टिल होके खड़े रहें, मूर्ति बन के, अगर जरा हिले तो कॉल कट जाएगी। तो इस बारे में जो ये गैप है, आपके सपने जो आप हमें दिखा रहे हैं और जमीनी हकीकत में, इस पे कितना समय लगेगा दूर करने में? देखिए, आपने कई सवाल मुझसे पूछे हैं। नमस्कार एम्बेसडर साहब, तो मैं उसका उत्तर देता हूं। आपने सही कहा, मैंने कभी ये नहीं छुपाया कि BSNL MTNL की स्थिति ठीक नहीं है। मैंने ये वादा किया कि मैं उसको ठीक करूंगा। और आपकी जानकारी के लिए 25,000 नए टावर लगा रहे हैं BSNL के लोग देश भर में, 15,000 लग चुके, और लगाएंगे। और MTNL दिल्ली में लगभग 800 टावर और मुंबई में लगभग 800 टावर लगा रहा है। अब आपने कहा कोने में टावर नहीं लगने देंगे तो फोन नहीं ठीक होगा, कॉल ड्रॉप होगा। और आजकल देश में टावर के खिलाफ भी एक कैंपेन चलता है, और मैंने स्वयं इसका बहुत अध्ययन किया है। और मेरा ऐसा कई WTO की रिपोर्ट्स हैं, कई हाई कोर्ट्स ने एग्जामिन कराया कि इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो और बाकी मैंने प्राइवेट कंपनी को बुलाया है, उनसे बात की है, उन्होंने काफी एश्योर किया है अपने सिस्टम को ठीक करेंगे। थोड़ा समय दीजिए। मैं कभी कमजोरियों को अस्वीकार नहीं करता, एक बात ईमानदारी से करता हूं, कहता हूं इसको ठीक करूंगा, और ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। एक और सवाल है, शेष नारायण सिंह है, सीनियर जर्नलिस्ट है। नहीं, आपको खुश करने वाला सवाल है रवि। सवाल ये है कि क्या आप हम लोगों पे भी थोड़ी कृपा करके, देश की जनता पे, ये रोमिंग जो फ्री नहीं कर रहे हैं ऑपरेटर्स, इनको हड़का के क्या फ्री करवाने की कोशिश करेंगे कि आपकी भी नहीं चल रही वहां? अब शेष नारायण जी, आपकी मैं कितनी इज्जत करता हूं आपको मालूम है। अब आपने इतना कड़ा सवाल पूछ दिया है एक टीवी चैनल पर, मुझे सीधा उसका। देखिए, रोमिंग
स्टेट्स में तो कई जगह हो चुका है, बाकी नंबर पोर्टेबिलिटी की बात है और नेशनल रोमिंग की बात है। इसके दोनों पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक पक्ष है कि होना चाहिए, दूसरा पक्ष है कि हिंदुस्तान में मोबाइल रेवेन्यू चार्ज दुनिया में सबसे लोएस्ट पे 4 नंबर पर है। तो ये इसके दोनों पक्षों का विचार करना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर रखते हैं तो इसमें जो अच्छी सर्विस देगा वो सबसे आगे बढ़ेगा, तो वो भी हम इनकरेज कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास जारी है, थोड़ा ठोस सुझाव आने दीजिए, इस पर ट्राई भी विचार कर रहा है, फिर अपनी बात में कहूंगा। जी हाँ, मनु कटारिया हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मनु कटारिया, आपका सवाल। सबसे पहले तो रविशंकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी सरकार का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा पिछला 1 वर्ष का, और हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से इतना बढ़िया काम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है, जैसा कि आपने अभी बताया कि बहुत बड़े स्तर पर हम पूरे देश में इंटरनेट की फैसिलिटी और गांवों तक में ले जाने का इसका प्रयास है, और मुझे पूरा विश्वास है आप सफल भी रहेंगे। परंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें खड़ा ये होता है कि जो स्पेशली यूजर्स हैं उनकी एज हमारी कम होती जा रही है, स्टूडेंट्स की, यहाँ तक कि 5th, 6th, 7th क्लास के स्टूडेंट्स और उससे छोटे स्टूडेंट्स भी अब इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं। तो वो एक जो एज ग्रुप होता है वो एक बहुत ही सेंसिटिव एज ग्रुप है, और उनकी सिक्योरिटी, वो जो उसका एक जो बैड इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ सकता है इस सारे इंटरनेट यूजेज का, क्या कोई पॉलिसी, क्या कोई इस तरह का हम सोच रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए? देखिए, परिवार में दखल देने का सरकार का कोई विचार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर 5वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का इंटरनेट के माध्यम से नई नई चीजें सीख रहा है तो अच्छी बात, आप उसकी काउंसलिंग करिए कि इंटरनेट पे जो गलत चीजें उपलब्ध है वो नहीं देखें। देखिए, अगर आप बहुत रेगुलेट करने की कोशिश करेंगी तो क्रिएटिविटी क्रश होती है, ये मैं मानता हूं। लेकिन हाँ, आतंकवाद हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हैकिंग हो, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की बात हो, तो उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आजकल के बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, मैं अभी भी रोज 12-14 अखबार पढ़ता हूं। मैंने अपनी बेटी से बेटा कि बेटा तुम अखबार पढ़ती हो? तो कहा नहीं पढ़ते हैं। कहा पढ़ा करो। तो शाम में उसने मुझे कहा कि मैं सारा अखबार अपने मोबाइल पर पढ़ लेती हूँ इंटरनेट के माध्यम से, मेरा स्मार्टफोन है। मैं हेडलाइन उसे सब सुनाया। अब एक नई दुनिया है, तो बच्चों की इस नई दुनिया का सम्मान होना चाहिए। हाँ, माँ के रूप में आपका काम ये होना चाहिए, उनको काउंसलिंग की जाए। एक बार फिर एक राजनीतिक प्रश्न, राजनीति से जुड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि अभी आपने बताया और अभी सवाल भी पूछा गया कि क्या कुछ कर रहे हैं आप, डिजिटल इंडिया की बात हो या मेक इन इंडिया की बात, जो नरेंद्र मोदी वादा करते हैं देश से और कर रहे हैं उसको लेकर बहुत कुछ। एक तरफ ये है, जमीनी हकीकत क्या इसके उलट है? जमीन पर क्या लोगों को वो बदलाव नहीं दिख रहा है, या ये बहुत जल्दी है आपकी सरकार से सवाल पूछने के लिए? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से देना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। यहाँ कंचन जी बैठे हुए हैं, राधिका जी हैं, विनोद हैं, कई लोग, शेष नारायण जी हैं, अशोक मलिक चले गए। जब ये नेशनल हाईवे प्रोग्राम आया था तो अटल जी के यहाँ एक मीटिंग चल रही थी कि कैसे बनेगा, जमीन कहां से आएगी, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। अटल जी तो बहुत कम बोलते थे मीटिंगों में, सुनते रहे और लास्ट में कहा करना है। और आज देखिए देश में नेशनल हाईवे का क्या बड़ा जाल बिछा है कि कोई भी प्रदेश सरकार, कोई भी राज्य सरकार इसे अंडू नहीं कर सकती। पिछली सरकार में बनता था 5 किलोमीटर, हम आजकल बना रहे हैं 11 किलोमीटर। उसी प्रकार से मैं कहता हूं डिजिटल इंडिया करना है। कठिनाई है, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन हम करेंगे और सफल होंगे। और जमीन पर कुछ समय में उतारेंगे, उतर गया है काफी और उतारने की जरूरत है। अब उनके पास सवाल है। रागिनी नायक है कांग्रेस से, वो सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। नमस्कार रविशंकर जी, आप बहुत ही सशक्त तर्क देकर विपक्ष के सभी आरोपों को निरस्त करने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि सूट-बूट की सरकार नहीं है, सूझबूझ की सरकार है, और कहीं ना कहीं आप बताना चाहते हैं कि गरीब उन्मुखी सरकार है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वायदों की पूर्ति के लिए नीति निर्धारण और निर्धारित नीति के लिए नीति क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। और आप मेरी बात से सहमत होंगे कि एक नीति का क्रियान्वयन तभी हो सकता है जब बजट के आवंटन में उसको सही जगह मिले।
और मैं आपको कहना चाहूंगी कि सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में इस बार के बजट में बहुत भारी कटौती हुई है। जैसे कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, महिला विकास में पिछले वर्ष जहां 18,000 करोड़ रुपया था, अब 10,882 हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 30,655 था, अब 24,000 करोड़ हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 9,000 से 2,000 करोड़ हो गया है। वहीं उच्च शिक्षा में 25% की कटौती दिख रही है। तो क्या आपको सचमुच लगता है कि गरीबों का उत्थान देश में हो सकता है जब आप सामाजिक क्षेत्र से इतनी भारी कटौती करें, और तब आप पर अगर सूट बूट की सरकार होने का आरोप लगता है तो क्या वो पूर्ण रूप से गलत है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात कही थी, मैंने सुना है इसको। देखिए, एक तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ये बजट के समय से ये बात कांग्रेस के मित्र कहते हैं, आप भी उनसे प्रभावित हुई हैं। रिवाइज एस्टीमेट में सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि 14th फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा के आलोक में हमने देश के टैक्स रेवेन्यू का 42% राज्यों को दे दिया। हम नहीं दे सकते थे इसको, भारत सरकार के फंड बहुत कम हुए हैं, लेकिन मोदी जी मानते हैं कि अगर हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना है तो राज्यों को आगे बढ़ना होगा। सबको मिला है। उन्होंने कहा है कि ईस्टर्न इंडिया को आगे बढ़ाओ। हमसे पूछते हैं बिहार और उड़ीसा और बंगाल के लिए क्या हो रहा है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, 58 प्रो पुअर योजनाएं हैं, उसमें राज्यों को सिर्फ 8 दिए गए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। 50 जिसमें मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, ये सब भारत सरकार ही चलाएगी। तो इसलिए ये सच्चाई है कि हम राज्यों को फाइनेंशियली इंपावर करना चाहते हैं। अब जहां तक आपने इमेज की बात कही, तो इमेज तो हर कोई, आप अगर आप विपक्ष की हैं तो आपका अधिकार है अपनी बात कहने का, मैं सत्ता पक्ष में हूं, मेरा अधिकार है अपनी बात कहने का। कौन सही बोल रहा है ये जनता तय करेगी, तो जनता को बस छोड़ दीजिए आप। कंचन गुप्ता जी के पास एक सवाल, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं सर। मिनिस्टर, जब आईटी एक्ट आई थी तब देश की स्थिति कुछ और थी। हम लोग जस्ट डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर रहे थे और एक्ट की जो फ्रेमिंग हुई थी वो भी काफी हड़बड़ी में हुई थी। इस एक्ट की बार बार मिसयूज की गई है। 66 से जो अब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, लेकिन 69 ए अभी भी है। क्या इस एक्ट को फिर से रिविजिट नहीं करना चाहिए? क्या इसके पूरे जो पर्पसेस हैं, एम्स हैं, गोल्स हैं, उसको फिर से नए सिरे से नहीं देखना चाहिए क्या? देखिए, 66 के बारे में जो आपने पूछा कंचन जी, मैं आपको जरा बताना चाहूंगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की सरकार के आने के पहले से फाइल था। जब मैं मंत्री बना तो मैंने भारत सरकार के वकील को कहा कि आप जाएं और कोर्ट से आग्रह करें कि मैं इसको रिविजिट करना चाहता हूं, मैं गाइडलाइन फ्रेम करना चाहता था, और ये भी था कि अगर इसको जरूरत होगी चेंज करने की वो भी मैं करूंगा। कोर्ट ने कहा नहीं, अब इसको हम सुनेंगे, इसकी सुनवाई कर रहे हैं। पूरे एफिडेविट में हमने चेंज किया, कहा कि भारत की सरकार आजादी, बोलने की आजादी की पक्षधर है, और अगर आर्टिकल 19(1)(2) के अंतर्गत 66 से नहीं सेव होता तो इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। और वो एक अलग बात है, आज वो टूट गया। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए कुछ तो आपको प्रावधान रखने पड़ेंगे। सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, बैंक हैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई बार हैवक होता है कि कोई पूरे बैंकिंग सिस्टम को तोड़ दे। तो कुछ ना कुछ आपको अधिकार रखने पड़ेंगे। अब आप एक देश के बहुत ही अनुभवी पत्रकार, चिंतक हैं। अब आपने कहा है कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है, मैं इसके बारे में देखूंगा, इतना ही कह सकता हूं। रविशंकर जी, आपने बताया कि चारा घोटाले के मामले में आपकी क्या भूमिका रही थी, राम जन्मभूमि के मामले में भी आपकी बहुत अहम भूमिका रही, आपने वो केस लड़ा था, उससे जुड़ा कुछ सवाल है अमन के पास। जी हाँ, पंडित अजय गौतम हैं जो सर राम मंदिर से जुड़ा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। 1984 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 2 सीटें थी और 2014 में वो 282 तक पहुंची, और भारतीय जनता पार्टी का और राम जन्मभूमि का जो रिश्ता है वो सब जानते हैं, और उसको जीवित करने में, ऑक्सीजन देने में राम रथ यात्रा का एक बहुत बड़ा योगदान था। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है उसको बनाने के लिए, इलाहाबाद कोर्ट जो है उसके अंदर अपना फैसला दे चुका है। तो क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक दूसरे की तरफ ये गेम पासिंग नहीं चल रही किसी तरीके से? 80 करोड़ लोगों के आराध्य देव हैं इस देश में राम। आप और हम एसी में बैठे हैं और इस देश के 80 करोड़ जो लोग हैं उनके आराध्य इष्ट देवता रामलला एक फटे हुए टेंट के अंदर बैठे हैं। तो इसके अंदर क्या
जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाके शाहबानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया, क्या राम मंदिर के मामले में लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए क्या आपकी सरकार को ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए? देखिए, ये सवाल आप रविशंकर प्रसाद से कर रहे हैं जो रामलला का वकील था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। मुझे इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया। एक मिनट, पहले मैं आपको बता दूं, बैठिए, कि आज हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला हो गया है कि जहां रामलला विराजमान है वहीं वो स्थान है जो हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में एक और बात हुई है कि बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को साबित करने में दूसरा पक्ष असफल रहा है। ये भी सच्चाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं तो मानता हूं वकील के रूप में, जितना मैंने साक्ष्य को देखा है, कि हाई कोर्ट में भी जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे। अब जो आपने बात ऑर्डिनेंस की कही, मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय होने के बाद एक बात कही थी कि कोई सुप्रीम कोर्ट में गया है, जीतेंगे, वहां भी जीतेंगे, लेकिन उससे तो विवाद रहेगा, हम जीतेंगे वो हारेंगे। क्या ये रास्ता भी हम निकाल नहीं सकते कि आपसी सहमति से, सौहार्द से स्वयं एक पक्ष हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपने दावे के बारे में सोचें, जो मैंने आपसे बताया था, जो आपका भी सुझाव है। इन सारी बातों पर चर्चा करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम जीतेंगे और संवाद, सहमति और सौहार्द से एक भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। ये मैं आपको कहना क्या इसको लेकर कोई पहल की जा रही है? अब चर्चा चल रही है, मैंने बताया आपको। बिल्कुल। देखिए, आपकी जानकारी के लिए, यहाँ फिर शेष नारायण जी को याद होगा और विनोद जी को याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस पर संवाद बहुत हुआ था, बाद में नहीं हुआ। मैं तो इस पक्ष का हूं कि संवाद की चर्चा करनी चाहिए और मैं ये भी जानता हूं कि अपने बहुत सारे मुसलमान भाई हिंदुओं के सेंटिमेंट के लिए इस बात को समझते हैं कि इसका एक सार्थक रास्ता निकलना चाहिए। तो ये सरकार भी कर रही है, ये पहल करने जा रही है? नहीं, ये सरकार के संज्ञान में है, तो हम भाई, हमारा कमिटमेंट तो रहा ही है, इस पे कहां शक है। नहीं, आप कह रहे हैं संवाद एक विकल्प है और एक बेहतर विकल्प है, तो उसके लिए क्या कोई पहल की जा रही है? स्तरों पर ये चर्चा होती है, तो चर्चा हो रही है क्या किसी स्तर पर इसको लेकर? मतलब इसको आप कहें, मैं स्ट्रक्चर्ड रूप से नहीं हो रही, मैं स्वीकारूंगा, लेकिन कई बार चर्चा होती है, आगे फिर देखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। ओंकार सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राम मंदिर से जुड़ा ही सवाल पूछना चाहते हैं। ओंकार जी। मंत्री जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यही बात कहते थे कि आपसी बातचीत से मंदिर का निर्माण हम करवाएंगे। हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि देश की जनता जो राम के से अपने को जुड़े हुए हैं, वो कब तक इस समस्या के समाधान के लिए इंतजार करेंगे? देखिए, इसको आप इंतजार के रूप में नहीं देखना चाहिए। देश की जनता समझती है, हमारे संकल्प को भी, हमारी प्रतिबद्धता को भी, हम रास्ता निकालेंगे, एक भव्य मंदिर बनेगा, जल्दी बनेगा। तो 2019 में भी अच्छे दिन रहने वाले हैं? देखिए, आपके लिए जहां तक अच्छे दिन की बात है, अच्छे दिन का सर्टिफिकेट जनता देगी, मैं कभी नहीं दावा करता हूं और आप भी ना करें। अच्छे दिन हम मेहनत करेंगे। देखिए, ये बात उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जनरल वीके सिंह सामने आए हैं। जनरल साहब आप मेरी बात सुनिए। अभी आप देखिए, यमन में रेस्क्यू किया गया, कितने खतरनाक माहौल में हमने 5000 से अधिक हिंदुस्तानियों को वहां से निकाला कि नहीं निकाला? उससे भी अधिक ये वहां जमे हुए थे, प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे थे। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं, तो हम कैसा काम करेंगे, इस काम की चर्चा आप करिए और देश की जनता करिए, और जो विपक्ष में है वो तो अपनी बात कहते रहे। 1 साल के बाद जब आएंगे आप, तो फिर भी विरासत की बात होगी कि विरासत में क्या मिला, या वो तब नहीं होगी? अब 1 साल के बाद आऊंगा, इसके 2 कारण होंगे। पहले आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। बिल्कुल बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, इन सब बातों पर सवाल पूछेंगे वापस। और दूसरी बात है कि काम करके आऊंगा। 1 साल में तो इतना काम करके आया हूं कि चर्चा हो रही है, आप देख रही हैं। तो 2 साल बाद और काम करके आएंगे, चिंता मत करिए। देश की जनता ने हमें देश बनाने के लिए आशीर्वाद दिया है और देश को हम बनाएंगे, देश को बढ़ाएंगे। मेरा सवाल ये था कि तब आप विरासत की बात तो नहीं करेंगे ना? विरासत में क्या मिला अगले साल? नहीं, अब ये तो आपका सवाल बहुत ही काल्पनिक है। आप क्या समझती हैं कि अभी से ही हम राहुल गांधी को छोड़ना शुरू कर दें क्या? ये तो नहीं करने वाले हम। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, आपका एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में आने का। हमें उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं, आपने जो अभी तक किया है, उससे और अच्छा आप काम करेंगे और लोगों को के लिए अच्छे दिन वाकई में आएंगे। जमीन पर भी बहुत कुछ होता दिखाई देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।